हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जब कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करता था तो उसे इंडियन पिनल कोड की धारा 308 के तहत दंडित करने का प्रावधान था। 1 जुलाई 2024 के बाद से जब कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करता है तो वैसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, जब किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना नहीं है और ना ही उस व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की किसी भी तरह की योजना बनाई है, लेकिन उस व्यक्ति को इतना मालूम है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है और वह व्यक्ति ऐसा कार्य करके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो ऐसी मृत्यु को हम लोग कल्पेबल होमोसाइड या फिर गैर इरादतन हत्या या फिर सदोष मानव वध के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत दंडित किया जाता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अंतर्गत कुल 2 शर्तों का समावेश किया गया है। पहला शर्त कहता है कि जब कोई व्यक्ति मात्र गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करेगा, वैसा व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत आरोपी माना जाएगा। दूसरा शर्त कहता है कि जब कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करता है और उसके द्वारा किए गए प्रयास से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत आरोपी माने जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और भी आसान तरीके से आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए ए और जेड आपस में 2 दोस्त हैं। ए ने अपने दोस्त जेड को कुछ रुपया उधार दिया हुआ है। ए जब भी अपना उधार दिया हुआ पैसा जेड से मांगता है तो जेड कहता है कि हम आपको आज दे देंगे, कल दे देंगे। इस तरह कहकर वह टाल मटोल किया करता है। एक दिन दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई और उस दौरान ए ने अपना दिया हुआ उधार पैसा जेड से मांगा तो जेड देने से इनकार करने लगा। इसी बात पर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। हाथापाई के क्रम में ए ने पास में रखे ईंटे से जेड के सर पर मारा, जिससे कि उसका सर फट गया और ए वहां से भाग गया। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि ए ने बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी प्लान के जेड पर हमला किया है, जिसके बारे में उसे अच्छे से पता है कि उसके द्वारा किए गए हमले से जेड की मृत्यु होने की संभावना है। यदि उसके द्वारा किए गए हमले से जेड की मृत्यु हो जाती है तो ए भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत आरोपी होगा। यदि जेड की मृत्यु नहीं होती है तो ए के द्वारा किए गए प्रयास को अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड के नाम से जाना जाता है और जो कोई भी व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करेगा उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के तहत दंडित किया जाएगा। आइए इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को अब हम लोग देख लेते हैं। पहले शर्त की अगर हम बात करते हैं तो जो कोई भी व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करेगा तो वैसे व्यक्ति को 3 वर्ष की कारावास की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दूसरे शर्तों में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करेगा और उस दौरान किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा, तो वैसे व्यक्ति को 7 वर्ष की कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसके अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस पदाधिकारी को
किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह दोनों ही शर्तों पर लागू होता है। इसके अलावा यह एक गैर जमानती धारा है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस पदाधिकारी जब किसी आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाते हैं तो पुलिस पदाधिकारी ऐसे आरोपी को थाना से बेल नहीं देंगे, जिसका तात्पर्य होगा कि पुलिस पदाधिकारी ऐसे आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेंगे। ये भी दोनों ही शर्तों पर लागू होगा। साथ ही साथ इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। यह नियम दोनों ही शर्तों पर लागू होगा। इसके अलावा यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य है कि वादी पक्ष और अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। ये नियम भी दोनों ही शर्तों पर लागू होंगी। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।